Hi, good morning everyone. Institute Paul Excellence Study नागपुर welcomes you. Myself रोशन कामनवार और मैंने पिछले वीडियो में आपको कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया था और हमने मोनोसेक्राइड को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम मोनोसेक्राइड जो है इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पे इस वीडियो में आपको आइसोमरिज्म जो टॉपिक है इसको कवर किया जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूलाज फॉर मोनोसेक्राइड, जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं इनको आप तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो या तीन टाइप से हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है ये होता है हमारा लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, जो हमने मोनोसेक्राइड के जितने भी स्ट्रक्चर निकाले थे फ्रॉम द ग्लिसरॉल्डिहाइड टू दी हेक्सोजेज, जिसमें अपन ने एलोज अल्ट्रोज से लेकर गैलेक्टोज एंड टैलोज तक पढ़ा था। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करने थे या फिर उनका नाम आपको सिक्वेंशियली कैसे याद रखना है, ये मैंने आपको उसका कंसेप्ट बताया था। अब मोनोसेक्राइड जो है इसका हमने लीनियर स्ट्रक्चर अभी तक पढ़ा है, बट लीनियर स्ट्रक्चर जो है ये थर्मोडायनामिकली स्टेबल नहीं होता। नेचुरल फॉर्म में अगर अपन कोई भी शुगर को अगर देखते हैं तो नेचुरल फॉर्म में आपका शुगर रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है या साइक्लिक फॉर्म में होता है। ठीक है, तो सारे जो आपके शुगर मॉलिक्यूल है ये कम्प्लीटली ना ही साइक्लिक फॉर्म में रहेंगे और ना ही कम्प्लीटली आपके लीनियर फॉर्म में रहेंगे। यहाँ पे इंटर कन्वर्शन आपका चलते रहता है और रिएक्शन आपकी उस स्टेज पे स्टॉप होगी जहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम अटेन होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आपका जो लीनियर स्ट्रक्चर है इसको हम साइक्लिक फॉर्म में ये कन्वर्ट कैसे होता है, साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बनती है या 6 मेंबर रिंग बनती है, धीरे धीरे अपन एक्सप्लेन करते जाएंगे और आपका जो भी डाउट है रिलेटेड विद दी मोनोसेक्राइड स्ट्रक्चर एंड आइसोमेरिज्म ये आपका इस वीडियो में कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो जो आपका लीनियर स्ट्रक्चर अभी तक हमने पढ़ा है इसको बोला जाता है फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला और जो फीचर स्ट्रक्चर है इसमें सभी लीनियर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अगर हम सेकेंड स्ट्रक्चर देखते तो सेकेंड टाइप से हम शुगर को कैसे ड्रॉ कर सकते, ये तीनों भी स्ट्रक्चर जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ये तीनों स्ट्रक्चर आपके ग्लूकोज के हैं। तो फर्स्ट जो है ये आपका लीनियर स्ट्रक्चर है और इसको आप फीचर स्ट्रक्चर बोलोगे। सेकेंड आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है या रिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको इस इमेज में आपको यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग दिख रही है। ठीक है, तो 6 मेंबर्ड रिंग जो है इसको पायरन फॉर्म बोला जाता है, इसलिए हमने ये शुगर का नाम लिखा है अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज। ठीक है, तो लीनियर स्ट्रक्चर जो है इसमें हमने सिर्फ डी ग्लूकोज लिखा है, यहाँ पे अपन ने अल्फ़ा नहीं लिखा है। ठीक है, उसके बाद जो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर और जो आपका रिंग स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है हॉवर्थ फार्मूला। ठीक है, उसके बाद लास्ट तीसरा आपका जो फॉर्म है इसको अपन बोलते हैं चेयर स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज को आप ये तीनों भी अलग अलग टाइप में इसको ड्रॉ कर सकते हो। पहला लीनियर, दूसरा आपका साइक्लिक और रिंग फॉर्म और तीसरा जो है ये आपका है चेयर फॉर्म। ठीक है, मोस्टली जब भी हम मोनोसेक्राइड को पढ़ते या शुगर को पढ़ते तो लीनियर के जगह पे हम यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर को ही ड्रॉ करते हैं और हॉवर्थ फार्मूला को हम प्रेफरेंस यहाँ पे ज़्यादा देंगे। ठीक है, तो आपका जो ये तीनों स्ट्रक्चर है ये तीनों स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने बोला थर्मोडायनेमिकली आपका रिंग फॉर्म या साइक्लिक फॉर्म जो है ये मोस्ट स्टेबल होता है, इसलिए नेचर में सबसे ज़्यादा आपको साइक्लिक फॉर्म में ही शुगर मिलेंगे। ठीक है, हर एक जो आपके फॉर्म है इसका आइसोमरिज्म में खुद का एक इम्पोर्टेंस है। तो जैसे चेयर फॉर्म जो है यहाँ पे आपको एक्सिस बताया गया है, तो यहाँ पे आप शुगर जो है इसका रोटेशन देख सकते हो। उसके बाद में आपका जो हॉवर्थ फार्मूला है ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है और साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है आपका ग्लूकोज का, इसमें और लीनियर स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ डी आइसोमरिज्म के बारे में लिखा है। यहाँ पे आप अल्फ़ा और ये आपका बीटा एनोमर है ये इसको डिसाइड नहीं कर सकते।
तो जो आपका लीनियर स्ट्रक्चर है ये सिर्फ आपका डी एंड एल आइसोमरिज्म को स्टडी करने के लिए पढ़ा जाता है। ये आपका असिमेट्रिक कार्बन एटम को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे ये जो ग्लूकोज है इसके पास में 4 असिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं या आपके कायरल सेंटर्स होते हैं। तो आपका जो रिंग फॉर्म है या साइक्लिक फॉर्म है, इसका एडवांटेज क्या है? तो इसका एडवांटेज ये है कि आप इसमें ये अल्फ़ा शुगर है या बीटा शुगर है, मतलब यहाँ पे आप एनोमर डिसाइड कर सकते हो। अगर ये आपका अल्फ़ा है तो इसका मतलब इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो रहेगा एनोमेरिक कार्बन एटम का, एनोमेरिक कार्बन एटम जो है ये डिराइव्ड होता है फ्रॉम दी फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में 2 ही थे, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में थे, एक अल्डिहाइड और दूसरा था कीटोन। तो अगर आपका अल्डोजेज है तो ये असिमेट्रिक ये एनोमेरिक कार्बन एटम आपका अल्डिहाइड ग्रुप से डिराइव्ड होगा। अगर ये आपका कीटोन है, कीटोजेज है, तो ये आपका डिराइव्ड होगा कीटोन से, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप से आपका एनोमेरिक कार्बन एटम यहाँ पे डिराइव्ड हुआ है जब आपका लीनियर स्ट्रक्चर कन्वर्ट होता है किसमें? आपके साइक्लिक फॉर्म में। जो भी आपका एनोमेरिक कार्बन एटम होता है इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम यहाँ पे ये अल्फ़ा है या बीटा है ये डिसाइड करते हैं। बट अगर आपके पास में लीनियर फॉर्म है तो इसमें आप अल्फ़ा या बीटा एनोमेरिज्म को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए ये तीनों भी जो अलग अलग फॉर्म में हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, सभी का आपका खुद का एक इम्पोर्टेंस होता है, खुद का एक एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका जो फर्स्ट हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था लीनियर स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं फीचर प्रोजेक्शन। तो फीचर प्रोजेक्शन में यहाँ पे आपका जो कार्बोहाइड्रेट है इसका स्ट्रक्चर लीनियर में हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में जो आपका सबसे टॉप वाला जो ग्रुप रहेगा, मतलब आपका जो अल्डिहाइड ग्रुप है, ये अल्डिहाइड ग्रुप आपका मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होता है। उसके बाद में यहाँ पे आप कायरल सेंटर जो है इसको भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ कायरल सेंटर यहाँ पे आप डी और एल आइसोमरिज्म को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो डी एंड एल आइसोमर्स क्या होते हैं इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है आपके पास में एल ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का, जो हम पिक्चर प्रोजेक्शन में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है हॉवर्थ फार्मूला। हॉवर्थ फार्मूला जो है ये साइक्लिक फॉर्म और रिंग फॉर्म को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विथ 6 मेंबर्ड हेमिएसिटल रिंग। इन सेवरल इंस्टेंस द रिंग इज 5 मेंबर्ड। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि कोई शुगर जो है आपका ये 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है, तो कोई शुगर आपका 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है। अगर ये शुगर आपका 6 मेंबर्ड अगर रिंग फॉर्म करता है तो उसको आप बोलोगे पायरानोज। तो जो आपका 6 मेंबर्ड रिंग होता है इसको बोला जाता है पायरन फॉर्म। तो ये आपका 6 मेंबर्ड रिंग है, ये आपका 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कोई शुगर आपका 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म करता है, तो 1 2 3 4 एंड ये 5, तो इसको अपन बोलेंगे पायरन। तो 5 मेंबर्ड है तो ये आपका पायरन है, 6 मेंबर्ड है तो ये आपका 5 मेंबर्ड है तो ये आपका फ्यूरन है, और 6 मेंबर्ड है तो ये आपका पायरन है, ठीक है। तो यहाँ पे हॉवर्थ फार्मूला में हम लीनियर स्ट्रक्चर जो है ये आपके साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होता है इसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड जो है ये बनाने के लिए आपको अलग अलग स्टेप्स को यहाँ पे कैरी आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो फीचर प्रोजेक्शन है और लीनियर स्ट्रक्चर है इसको अगर आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे। तो जो भी आपका लीनियर स्ट्रक्चर होता है ये आपके लीनियर फॉर्म में स्टेबल नहीं है। इसको अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो ये रिएक्शन आपकी प्रोसीड करेगा टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम आपका है साइक्लिक फॉर्म की तरफ, तो सबसे ज़्यादा आपके स्ट्रक्चर साइक्लिक फॉर्म में अगर प्रेजेंट होते हैं तो लीनियर स्ट्रक्चर जो है ये आपका साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा। तो ये साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होता है, तो आपका जो फर्स्ट ग्रुप है जो जिसे हम फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, ठीक है, तो यह जो आपका अल्डिहाइड ग्रुप है ये रिएक्ट होगा किसके साथ में, ये रिएक्ट होगा आपके 5th नंबर वाले कार्बन के साथ में, या फिर ये रिएक्ट हो सकता है 4th नंबर वाले कार्बन के साथ में। तो ये आपका 5th नंबर कार्बन एटम और 4th नंबर कार्बन एटम जो है इसके साथ में रिएक्ट हो सकता है। अगर ये आपका 5th मेंबर के साथ 5th कार्बन एटम के साथ में अगर ये रिएक्ट होता है तो ये आपको 6 मेंबर्ड रिंग देगा। अगर ये आपको 4 कार्बन के साथ में रिएक्ट करता है तो ये आपको 5 मेंबर्ड रिंग देगा, ठीक है। तो जैसे ये जो आपका लीनियर स्ट्रक्चर है, ये लीनियर स्ट्रक्चर को हमने क्या किया है, थोड़ा अरेंज किया है रिएक्शन के लिए। तो ये आपका फर्स्ट कार्बन अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, उसके बाद में ये आपका 5th कार्बन, तो ये आपका 5th नंबर कार्बन। 5th नंबर कार्बन जो है इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में रिएक्शन होगा आपके अल्डिहाइड का, मतलब फर्स्ट कार्बन का, ठीक है। तो इस केस में कार्बन एंड ऑक्सीजन जो है इसके बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो ये आपका एक पेयर यहाँ पे शेयर किया गया है, दूसरा पेयर आपका यहाँ पे शेयर किया गया है। अब ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में जो है जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होते हैं ऑन दी प्रोटॉन। शिफ्ट का मतलब यहाँ पे शेयरिंग की जाएगी, ठीक है। अगर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में अगर शेयर करता है तो ये आपका हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, मतलब यहाँ पे आपका बनेगा OH, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया तो कार्बन की एक वैलेंसी अभी भी वैकेंट है। अब कार्बन क्या करेगा, तो अब कार्बन आपके कोई तो भी दूसरे एटम के साथ में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और अपना एक बॉन्ड या एक वैलेंसी जो है ये फुलफिल करेगा। तो उसके लिए उसके पास कार्बन के साथ में रिएक्ट होने के लिए कोई तो भी ऐसा एटम चाहिए जिसकी एक वैलेंसी बाकी है, बट यहाँ पे कोई भी ऐसा एटम नहीं है जिसका एक वैलेंसी वैकेंट है। तो इसके लिए आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो H है इसके बीच में और ऑक्सीजन के बीच में जो 1 बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ठीक है, तो एक बॉन्ड जो इसके साथ में आपका फॉर्म हुआ है ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन का अभी एक बॉन्ड वैकेंट हो गया, एक वैलेंसी वैकेंट होगी। तो ऑक्सीजन अभी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है किसके साथ में, आपके कार्बन के साथ में। अगर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ में अगर शेयरिंग करेगा तो इसका मतलब आपका ऑक्सीजन जो है ये बॉन्ड फॉर्म कर लेगा कार्बन के साथ में। तो यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा है। तो जो अल्डिहाइड ग्रुप का जो ऑक्सीजन था वो कन्वर्ट हो गया हाइड्रोक्सिल में, और 5th नंबर का जो OH था ये आपका OH का ऑक्सीजन ने बॉन्ड फॉर्म कर लिया है कार्बन के साथ में, आपके अल्डिहाइड के कार्बन के साथ में। तो ये जो आपका रिंग फॉर्म हुआ है ये हुआ है आपका 6 मेंबर्ड रिंग। तो ये आपका 1 2 3 4 5 एंड ये 6, तो ये आपका 6 मेंबर्ड रिंग आपका फॉर्म हो गया है। अगर यही आपका 4th नंबर का अगर कार्बन एटम होता तो यहाँ पे ये 5 मेंबर्ड रिंग बनाता, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 मेंबर्ड रिंग का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन या यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये आपका 6 नंबर कार्बन, उसके बाद में ये आपका 5 नंबर कार्बन, ठीक है। उसके बाद
ये आपका अल्डिहाइड। तो ये हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है अल्डिहाइड का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 4th नंबर कार्बन है ये आपका 5th, ये 6, ये आपका 5th, ये 4, ये 3, ये 2, ये आपका 1st, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो रहेगा ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो आपका ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। एक बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो अभी कार्बन जो रहेगा, ये कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा किसके साथ में, आपके ऑक्सीजन के साथ में। अगर इस टाइप से अगर शेयरिंग होती है तो आपका ऑक्सीजन इज़ कन्वर्टेड इनटू OH, और जो आपका हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन आपका शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। ये आपका बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो गया। उसके बाद में ऑक्सीजन आपका शेयरिंग करेगा कार्बन के साथ, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ये आपका कार्बन, तो ये बन गया आपका 5 मेंबर रिंग, ठीक है। ये आपका कार्बन, तो ये बन गया आपका 5 मेंबर रिंग, जिसको आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। और ये आपका 6 मेंबर रिंग, जिसको आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन दिस वे आपका जो फीचर्स प्रोजेक्शन था या लीनियर स्ट्रक्चर था, इसको हमने 3 डायमेंशनल साइक्लिक फॉर्म में और रिंग फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया है। अगर आपका रिएक्शन अल्डिहाइड मतलब फर्स्ट कार्बन एंड 5th नंबर ऑफ कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में होता है तो वहाँ पे आपका 6 मेंबर रिंग बनेगा। अगर वही आपका रिएक्शन 4th नंबर के कार्बन के साथ में होता है तो वहाँ पे आपका 5 मेंबर रिंग बनेगा। अगर 5 मेंबर रिंग बनता है तो इसको हम बोलेंगे फ्यूरन रिंग, ठीक है। और ये अगर आपका 6 मेंबर्ड रिंग अगर फॉर्म करता है तो उसको अपन बोलेंगे पायरन रिंग, ठीक है यहाँ तक। तो ये हो गया आपका लीनियर टू साइक्लिक फॉर्म कन्वर्शन। उसके बाद में आपका जैसे अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो है ये वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रेट्स, ठीक है। तो अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म दी हाइड्रेट्स। तो यहाँ पे आपका अल्कोहल अल्डिहाइड और कीटोन के साथ में अगर आपका वाटर रिएक्ट होता है तो उसको अपन हाइड्रेट्स बोलेंगे। तो जैसे हाइड्रेट्स फॉर्म होता है वैसे ही अल्डिहाइड एंड कीटोन जो है ये अल्कोहल के साथ में रिएक्ट हो सकते हैं। तो अगर ये आपके अल्कोहल के साथ में रिएक्ट कर सकते हैं लाइक ऑफ वाटर, तो अल्कोहल के साथ में अगर ये रिएक्ट करता है तो स्ट्रक्चर को बोला जाता है हेमी एसिटाल जब अल्डिहाइड रिएक्ट हो। और जब कीटोन रिएक्ट होता है आपके अल्कोहल के साथ में तो स्ट्रक्चर को बोला जाता है हेमी कीटल फॉर्म, ठीक है। तो हेमी एसिटल फॉर्म कब फॉर्म होगा, जब आपका अल्डिहाइड किसके साथ में रिएक्ट होगा, अल्कोहल के साथ में। तो जो पिछले स्लाइड्स में हमने यहाँ पे देखा था कि अल्डिहाइड का ही रिएक्शन देखा है हमने अल्कोहल के साथ, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल। अगर अल्डिहाइड की जगह पे अपन कीटोन का अगर देखते रिएक्शन तो हो जाता आपका हेमी कीटल स्ट्रक्चर। तो इसको आपको 2 मार्क के लिए याद रखना है कि कोई भी कीटोजेज जब आपके रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हेमी कीटल। और कोई भी अल्डोजेज जब वो आपके रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो उसको अपन बोलेंगे हेमी एसिटल, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में
हाँ, द स्ट्रेट चेन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज इन इक्विलिब्रियम विद द साइक्लिक फॉर्म। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला था आपको कि जो आपका साइक्लिक फॉर्म होता है या रिंग फॉर्म होता है, ये मोस्ट स्टेबल होता है। रिएक्शन आपकी हमेशा लीनियर टू साइक्लिक की तरफ ही प्रोसीड होती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम आपका साइक्लिक फॉर्म की तरफ होता है, वो आपका मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है। तो स्ट्रेट चेन फॉर्म जो रहेगा ग्लूकोज का, ये आपका 100% नेचर में प्रेजेंट नहीं होता। कुछ फॉर्म जो है ये आपके कन्वर्ट हो जाते हैं रिंग फॉर्म में। तो रिंग फॉर्म भी 100% आपके नेचर में प्रेजेंट नहीं होते। तो लीनियर फॉर्म एंड रिंग फॉर्म ये दोनों भी एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम में होते हैं। रिंग फॉर्म और साइक्लिक फॉर्म का स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए एट इक्विलिब्रियम उस फॉर्म का जो अमाउंट रहेगा ये बहुत ज़्यादा रहेगा। तो जैसे साइक्लिक फॉर्म जो है इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, बट आपका जो लीनियर फॉर्म है इसका अमाउंट बहुत कम रहेगा। उसके बाद में हमने क्या बोला था कि 6 मेंबर्ड रिंग अगर बनी तो उसको पायरन फॉर्म बोला जाता है, 5 मेंबर्ड रिंग बनी तो उसको फ्यूरन फॉर्म बोला जाता है। तो शुगर जो है ये पूरा का पूरा एक ही फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। जैसे मैंने बोला लीनियर टू रिंग फॉर्म इक्विलिब्रियम पे होते हैं, है ना। तो इक्विलिब्रियम में होते हैं, इसका मतलब लीनियर तो लीनियर ही रहेगा, बट रिंग में 2 फॉर्म है, पायरन और फ्यूरन फॉर्म। तो जो रिंग फॉर्म है इसमें आपके पायरन फॉर्म जो है इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, और फ्यूरन फॉर्म जो है इसका अमाउंट बहुत कम होता है। ये आपका रिवर्स हो ये आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कोई शुगर जो है ये आपका फ्यूरन फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल, तो उसका नंबर बहुत ज़्यादा रहेगा, पायरन फॉर्म का नंबर बहुत कम रहेगा। तो ग्लूकोज की अगर अपन बात करते हैं तो पायरन फॉर्म का नंबर ज़्यादा होता है, फ्यूरन फॉर्म का नंबर कम होता है। यहाँ पे जो इंटर कन्वर्शन होता है इन बिटवीन ओपन एंड क्लोज्ड फॉर्म, ओपन फॉर्म मतलब लीनियर फॉर्म, क्लोज मतलब साइक्लिक फॉर्म, तो उसको बोला जाता है रिंग चेन टॉटोमरिज्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो फर्स्ट अल्डिहाइड है, ये आप फर्स्ट कार्बन जो है अल्डिहाइड का, ये रिएक्ट होगा 5th के साथ में, तो ये आपको बना के देगा 6 मेंबर्ड रिंग, जिसको अपन बोलते हैं पायरन फॉर्म। तो ये आपका हो गया पायरन फॉर्म। उसके बाद में अगर यही आपका ग्लूकोज जो है ये 4th नंबर के कार्बन के साथ में अगर रिएक्ट करता है तो यहाँ पे ये फॉर्म करेगा 5 मेंबर्ड रिंग, और इसको अपन बोलेंगे फ्यूरानोज फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका ग्लूकोज है जो 4th नंबर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में रिएक्ट हो रहा है। 4th नंबर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में अगर ये रिएक्ट होता है तो इसका मतलब ये आपको देगा फ्यूरानोज फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आइसोमरिज्म। तो आइसोमरिज्म जो है ये वर्ड सबसे पहले आपका यूज़ किया था जोन्स जैकब बर्जेलियस ने। ठीक है, आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, तो आइसोमर्स मीन्स सेम और इक्वल, मिरोज मीन्स पार्ट और फॉर्म। ठीक है, तो जो भी आपके एक जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स है उसको अपन आइसोमर्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन क्या रहेगा, डिफरेंट कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके 2 कंपाउंड्स का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे अपन बोला डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो डिफरेंट कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला कॉल्ड एज आइसोमर्स और आइसोमरिज्म। ठीक है, उसके बाद में presence of asymmetric carbon atom in the carbohydrate make possible the formation of isomers in them। ठीक है, तो असिमेट्रिक कार्बन एटम अगर है आपके स्ट्रक्चर में तो आइसोमर्स को एक्सप्लेन करना इजी हो जाता है। वो आपके आइसोमर्स कोई ना कोई आपको आइसोमरिक फॉर्म देंगे। ठीक है, तो द आइसोमर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप के आइसोमर्स होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा होता है आपका स्टीरियो आइसोमर।
तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो है ये आपका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट इनका स्ट्रक्चर जो है ये डिफरेंट होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का डेफिनेशन क्या है? डिफरेंट कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो उनका सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसमें अलग अलग क्लासेस में इनको क्लासीफाई किया गया है। तो अलग अलग कंसेप्ट जैसे लेंथ ऑफ कार्बन चेन के बेसिस पे चेन आइसोमर्स में इसको क्लासीफाई किया जाता है। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, तो इसको पोजिशनल आइसोमर्स में क्लासीफाई किया जाता है। उसके बाद में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अगर उनके पास में है तो उसके बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया जाता है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं दे हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? तो कार्बन का चेन लेंथ जो रहेगा ये अगर डिफरेंट है तो उनको अपन चेन आइसोमर बोल सकते हैं। कार्बन का चेन अगर डिफरेंट है, डिफरेंट चेन लेंथ डिफरेंस कैसे आ सकता है? तो भले ही आपके पास में एक दो कंपाउंड्स है, दोनों के पास में 5-5 कार्बन है, बट हो सकता है कि एक कार्बन जो है इसका बॉन्ड लेंथ आपका बड़ा हो, ठीक है। दूसरा जो कंपाउंड है उसमें कार्बन लेंथ जो बॉन्ड लेंथ जो है ये आपका छोटा हो, तो उस केस में चेन आइसोमर्स के बेसिस में उसको क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स जो है इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर भी सेम। तो जैसे स्ट्रक्चर अगर आपका डिफरेंट होता तो हम उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में उसको क्लासीफाई करते हैं। तो हमने स्टीरियो आइसोमर्स का डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे? द मॉलिक्यूल हैविंग दी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसलिए अपन उसको आइसोमर्स बोल रहे हैं। सेम स्ट्रक्चर है इसलिए हम उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं बोल सकते, बट डिफर इन स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जो भी आपके कायरल कार्बन एटम होते हैं इनके सराउंडिंग में जितने भी आपके ग्रुप्स है इनके कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा डिफरेंस रहेगा, उसके बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स मीन्स क्या? दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर बट डिफर इन स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन। स्टीरियो आइसोमर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। एक है आपका ज्योमेट्रिक आइसोमर और दूसरा होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिक आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर में डिफरेंस क्या है? तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सीस एंड ट्रांस। सीस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म को हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब आपके पास में जो मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। तो डबल बॉन्ड है उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म को एक्सप्लेन करेंगे। द कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड विद इन द कार्बन चेन, ठीक है। तो इसको ही हम ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म को इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो जैसे आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या आपका दूसरा कंपाउंड जिसके पास में भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। पहले वाले में जो आपका साइड चेन रहेगा, ये साइड चेन आपका अलग अलग प्लेन में है। तो टू डिफरेंट प्लेन में अगर इनका साइड चेन है दोनों कार्बन का, तो इसको अपन बोलेंगे ट्रांस है, अपोजिट। बट अगर सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में अगर है तो इसको हम बोलेंगे कि ये आपका सिस ज्योमेट्रिक आइसोमर है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैलिक एसिड का, जो सिस आइसोमर है, दोनों भी साइड चेन जो है आपके कार्बन के ये सेम प्लेन में है। फ्यूमेरिक एसिड जो आपका ट्रांस आइसोमर है, तो स्ट्रक्चर सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ पे आपका जो साइड चेन है ये दो अलग अलग प्लेन में होता है, तो इसको अपन बोलेंगे ट्रांसप्लेन, ठीक है। तो इन दिस वे आपका ये हो गया ज्योमेट्रिक और सिस ट्रांस आइसोमर, जो स्टीरियो आइसोमर्स का पहला टाइप है। उसके बाद में सेकेंड टाइप जो जिसको अपन क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर आप ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं
मतलब वो कंपाउंड पक्का ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब वो लाइट के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है। ऑप्टिकल वर्ड यूज़ किया, मतलब लाइट के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, लाइट के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, इसलिए आप उसको ऑप्टिकल आइसोमर बोल रहे हैं। बट लाइट के साथ में इंटरेक्ट वही आपके कंपाउंड करते हैं जिनके पास में क्या हो, असिमेट्रिक कार्बन एटम हो। तो असिमेट्रिक कार्बन एटम अगर है तो ही वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। तो कम से कम एक तो भी असिमेट्रिक कार्बन एटम होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनैंशियोमर्स। इनैंशियो का मतलब होता है अपोजिट, मर्स का मतलब होता है फॉर्म। तो दो ऐसे आइसोमर जो अपोजिट इन फॉर्म हैं, जो मिरर इमेज ऑफ ईच अदर है, ठीक है, बट नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो जैसे यहाँ पे आपका असिमेट्रिक कार्बन एटम को पहले एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे कि इनैंशियोमर्स मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जैसे आपका जो कार्बन है, जैसे यहाँ पे बात करते हैं अपन ये सेकेंड कार्बन की, तो सेकेंड कार्बन असिमेट्रिक है और थर्ड जो है ये आपका असिमेट्रिक नहीं है। तो ये असिमेट्रिक कार्बन, इसको अपन क्यों बोल रहे हैं, या कायरल कार्बन एटम क्यों बोल रहे हैं? इसके पास में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसके पास सेकेंड वैलेंसी पे हाइड्रोजन है, थर्ड वैलेंसी के पास अल्डिहाइड है, और फोर्थ वैलेंसी जो है इसके पास में CH2OH है। तो चार अलग अलग टाइप के ग्रुप है। तो कोई भी कार्बन के पास अगर चार अलग अलग ग्रुप होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका X, Y, Z और Z' मतलब 4 डिफरेंट टाइप्स के जो ग्रुप है, ये चारों वैलेंसी के ऊपर आपके प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम थर्ड कार्बन की बात करते हैं तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये इतना बड़ा ग्रुप इसके पास में है सेकेंड वैलेंसी के ऊपर, थर्ड वैलेंसी के ऊपर हाइड्रोजन और फोर्थ वैलेंसी के ऊपर फिर से हाइड्रोजन, तो ये आपका असिमेट्रिक नहीं होगा। असिमेट्रिक मतलब चारों वैलेंसी फुलफिल्ड बाय दी 4 डिफरेंट ग्रुप, तो उसको अपन बोलेंगे असिमेट्रिक कार्बन एटम। तो यहाँ पे आपका जो असिमेट्रिक कार्बन एटम है अगर है आपके पास में, तो ही हम इनैंशियोमर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो डी ग्लिसर, ये आपका दोनों भी स्ट्रक्चर जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड के हैं, ठीक है। अगर आप ये कार्बन अगर देखोगे तो ये असिमेट्रिक है। ये कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये आपके राइट प्लेन में है, और इस ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये लेफ्ट प्लेन में है। तो अगर ये आपका राइट प्लेन में है तो इसको बोलेंगे अपन डी आइसोमर, इसको बोलेंगे अपन डी आइसोमर। तो ये हो गया आपका डी, क्योंकि आपका राइट प्लेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है असिमेट्रिक कार्बन एटम में। अगर लेफ्ट में है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एल, कैपिटल एल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में 2 टाइप के शुगर है या इनैंशियोमर्स है, जिसको अपन अपोजिट फॉर्म बोल रहे हैं, जिसको आप नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बोल रहे हो। तो यहाँ पे आपका जो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये दोनों भी आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं। और यहाँ पे आप असिमेट्रिक कार्बन एटम जो है इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही इसको आप क्लासीफाई कर रहे हो इनटू दी डी एंड एल आइसोमरीज, ठीक है। तो डी एंड एल आइसोमर में हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अराउंड दी लास्ट वन असिमेट्रिक कार्बन एटम, यहाँ पे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब मैंने लास्ट वन असिमेट्रिक कार्बन एटम क्यों बोला है, ठीक है। तो लास्ट वन और बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर का ही आपको यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन देखना है, क्योंकि जैसे अपन बात करते ग्लूकोज की, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड ग्लूकोज में डिफरेंस क्या है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन का है, जिसमें आपका एक ही असिमेट्रिक कार्बन होता है, सेकेंड वाला। अगर बात करते अपन डी ग्लूकोज की, तो यहाँ पे आपका ग्लूकोज जो है
ये ग्लूकोज में आपके 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो 6 कार्बन में से आपके जो 4 कार्बन एटम हैं, ये 4 कार्बन एटम आपके असिमेट्रिक है। तो सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, ठीक है। तो ये आपके चारों के चारों जो आपके असिमेट्रिक कार्बन एटम है, इनके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पे अगर हम यहाँ पे डी एंड एल ग्लूकोज में क्लासिफिकेशन अगर करने जाते हैं, तो आपका जो सेकेंड वाला जो आपका कार्बन है, जो असिमेट्रिक कार्बन एटम है, ये सेकेंड असिमेट्रिक कार्बन एटम का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो रहेगा ये राइट में है। तो इसको आप डी आइसोमर बोल सकते हो। अगर थर्ड कार्बन देखोगे आप, तो इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट में है, तो इसको आप एल बोल सकते हैं। उसके बाद में ये आपका फोर्थ एंड फिफ्थ, ये दोनों भी राइट में है, तो इसको आप डी बोल सकते हो। तो इस टाइप का अगर मॉलिक्यूल है, तो इसमें फिर आप डी एंड एल आइसोमर को एक्सप्लेन कैसे करोगे? यहाँ पे आपको एवरेज नहीं निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे लास्ट वाला जो असिमेट्रिक कार्बन एटम है, बॉटम मोस्ट जो आपका असिमेट्रिक कार्बन एटम है, उसको ही आपको कंसिडर करना है, ये वाला, ठीक है। तो ये आपको कंसिडर करना है, बाकी के असिमेट्रिक कार्बन एटम को आपको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये आपके जो असिमेट्रिक कार्बन एटम है, इसको आपको कंसिडर नहीं करना है। सबसे बॉटम मोस्ट वाला जो है, इसको आप कंसिडर करो। और अभी अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, तो इसका राइट में है तो ये हो गया डी ग्लूकोज, और इसका लेफ्ट में है तो ये हो गया आपका एल ग्लूकोज, ठीक है। तो डी एंड एल फॉर्म जो है, इनको आप क्या बोलोगे? ये आपके इनएंशोमर्स, ठीक है, या इनएंशोमॉर्फ्स, ठीक है कि यहाँ तक। तो ये हो गया आपका डी एंड एल आइसोमर्स, ठीक है, जो मिरर इमेज ऑफ ईच अदर होते हैं, बट ये आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका जो डी एंड एल, डी शुगर का मतलब हमने बोला कि ये इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो रहेगा असिमेट्रिक कार्बन एटम का, बॉटम मोस्ट असिमेट्रिक कार्बन एटम का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये राइट में होना चाहिए, तो उसको डी बोलेंगे। लेफ्ट में है तो उसको एल शुगर बोलेंगे। बट हमने यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स में इसको एक्सप्लेन किया है एज ए डी एंड एल आइसोमर, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल आइसोमर। बट हमने यहाँ पे ऐसा एक्सप्लेनेशन कभी नहीं दिया कि कैपिटल डी आइसोमर्स और कैपिटल एल मतलब ये आपका लाइट को रोटेट करता है लेफ्ट डायरेक्शन में, कैपिटल डी मतलब लाइट को रोटेट करता है राइट डायरेक्शन में। हमने यहाँ पे ऐसा एक्सप्लेनेशन कभी नहीं दिया, क्योंकि कैपिटल डी एंड कैपिटल एल जो है, ये आपके लाइट रोटेशन को डिसाइड नहीं कर सकते। कैपिटल डी एंड एल आइसोमर्स को हमने ऑप्टिकल आइसोमर्स में एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया है क्योंकि डी एंड एल आइसोमरिज्म को एक्सप्लेन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एटलीस्ट वन असिमेट्रिक कार्बन एटम, ठीक है। असिमेट्रिक कार्बन एटम है, एक भी है तो भी वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, मतलब वो आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स है, इसलिए हमने उनको ऑप्टिकल आइसोमर्स में एक्सप्लेन किया है, बराबर। तो डी एंड एल शुगर जो है, ये आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स तो है, बट ये आपके लाइट को कौन से डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, राइट में रोटेट करते हैं या लेफ्ट में रोटेट करते हैं, ये डिसाइड नहीं करते। तो कैपिटल डी एंड कैपिटल एल का मतलब डेक्स्ट्रो और लीवो नहीं होता, राइट और लेफ्ट नहीं होता। तो डू नॉट रिफेयर फॉर द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। ये बहुत आईएमपी पॉइंट है और इसको आपको याद रखना है। अगर आपको किसी ने पूछा कि कैपिटल डी ग्लूकोज है या कैपिटल डी शुगर है, तो ये आपका कैपिटल डी आइसोमर अगर है, तो ये लाइट को कौन से डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए मुझे नहीं पता। ये राइट में भी हो सकता है और लेफ्ट में भी कर सकता है, ठीक है। तो इसको अपन आगे पढ़ने वाले हैं कि अगर वो राइट में उसको रोटेट करता है तो उसको क्या बोला जाएगा, और लेफ्ट में अगर उसको रोटेट करता है तो उसको क्या बोला जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट टर्म पढ़ रहे डायस्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। अभी हमने पढ़ा इनएंशोमर्स जो आपका डी एंड एल आइसोमर्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका डायस्टीरियो आइसोमर्स। तो डायस्टीरियो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? डाय मतलब एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा।
तो आइसोमर्स बट नॉट अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये आइसोमर्स तो होते हैं, ये स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, बट ये मिरर इमेज नहीं होते। उसके बाद में दे अकर व्हेन टू और मोर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ अ कंपाउंड हैव डिफरेंट कन्फिग्रेशन एट वन और मोर इक्विवेलेंट स्टीरियो सेंटर्स। तो जो भी कायरल कार्बन एटम है, यहाँ पे आपका जो कन्फिग्रेशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ये डिफरेंट होना चाहिए, बट वो कन्फिग्रेशन आपका 2 या 2 से ज़्यादा पोजीशन पे हो सकता है। जैसे आपका डी ग्लिसरेलेट जो इसका कन्वर्शन अगर अपन ने इरिथ्रोज एंड थ्रिओज में किया, मतलब ये आपके ट्रायोज थे और ये आपके टेट्रोजेस थे, तो ये स्ट्रक्चर हमने इसके पहले भी पढ़े हैं। ट्रायोजेस जो है आपका ग्लिसरेलेट, इससे हमने 2 टेट्रोजेस डिराइव किए, इरिथ्रोज एंड थ्रिओज। इरिथ्रोज का जो आपका यहाँ पे हम स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते थे कि जो आपका ग्लिसरेलेट है इसका स्ट्रक्चर 2 बार कॉपी करो, 2 बार कॉपी करने के बाद फंक्शनल ग्रुप के नीचे एक असिमेट्रिक एक कार्बन आइटम को ऐड करो। कार्बन आइटम ऐड करने के बाद में हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहला जो स्ट्रक्चर रहेगा इसका राइट में लिखो, तो इसका राइट में लिखना है। सेकेंड जो आपका सेकेंड जो स्ट्रक्चर है इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको कहाँ पे लिखना है, लेफ्ट में लिखना है, तो इसका लेफ्ट में लिखा है। तो पहला होगा इरिथ्रोज, दूसरा हो गया आपका थ्रिओज। यहाँ पे आपका जो बॉटम मोस्ट जो कायरल कार्बन एटम है या असिमेट्रिक कार्बन एटम है, यहाँ पे आपने चेंजेस नहीं बताया, यहाँ पे आपने कन्फिग्रेशन में डिफरेंस नहीं बताया। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है आपका उस असिमेट्रिक कार्बन एटम को छोड़ के, ठीक है। तो उस असिमेट्रिक कार्बन एटम को छोड़ के कोई भी दूसरे असिमेट्रिक कार्बन एटम के ऊपर अगर वहाँ पे डिफरेंस आ रहा है तो उसको अपन बोलेंगे डायस्टीरियो आइसोमर्स। तो अगर यही आपका थ्रिओज होता, अपन क्या बोलते, इरिथ्रोज एंड थ्रिओज आर डायस्टीरियो आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनका सेकेंड पोजीशन जो है इसमें डिफरेंस है। अगर ये डी है और ये एल है तो डिफरेंस यहाँ पे भी आएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका इसका लेफ्ट में रहेगा, ठीक है। तो अगर ये एल थ्रिओज है तो इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका लेफ्ट में आ जाएगा। तो आपका डिफरेंस जो आ रहा है कन्फिग्रेशन में ये 2 पोजीशन पे आ रहा है, तो 2 या 2 से ज़्यादा पोजीशन के ऊपर यहाँ पे आपका कन्फिग्रेशन में डिफरेंट आ सकता है। तो इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, डायस्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। तो जितने भी आपके एपीमर्स होते हैं, जैसे ये इरिथ्रोज एंड थ्रिओज जो है, इनका जो बॉटम मोस्ट असिमेट्रिक कार्बन एटम है इसको छोड़ के कोई भी दूसरे पोजीशन के ऊपर अगर आपको कम से कम एक पोजीशन पे आपको चेंज मिल रहा है तो उसको अपन एपीमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी अपन टर्म पढ़ने वाले हैं, बट इसके पहले अपन डायस्टीरियो आइसोमर्स किसको बोलेंगे कि आपका जो बॉटम मोस्ट असिमेट्रिक कार्बन एटम है जो डी एंड एल आइसोमर को डिसाइड करता है, उसके अलावा अगर कोई भी दूसरे पोजीशन के ऊपर, तो वो 2 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट पूरे के पूरे नहीं रहने चाहिए, ठीक है। तो 2 या 2 से ज़्यादा अगर कार्बन एटम के ऊपर अगर आपको डिफरेंस मिल रहा है कन्फिग्रेशन में तो वो आपके डायस्टीरियो आइसोमर्स है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो है इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका आइसोमरिज्म जो है इसका जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी को भी कुछ डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो आपके ट्यूशन ऐप के ऊपर, ठीक है। थैंक यू।